इसका क्या आया था वैल्यू बताओ? So 0.53 into n square by 0.53 into z. n square by z आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, आर इज इक्वल टू आ गया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर n square by z. जेड, Z और ये angstrom. वैल्यू आ रहा था एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था? वेलोसिटी So अब 2.18 into 10 to the power 6 into z by 2.18 n. इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन Z by n and मीटर meter पर per second. सेकंड। ठीक मीटर है, पर सेकंड। चलो आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे एनर्जी का। ठीक है, तो अब देखो एनर्जी जो होता है यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, जैसे कोई भी एटम है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, बीच में ये एटम है, मान लो ये पहला वाला शेल है, फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n इक्वल टू 1 में, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है दो टाइप का एनर्जी होगा। मतलब यहाँ एनर्जी हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी है, ये एनर्जी बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी है, तो इसमें दो एनर्जी इन्वॉल्व होगा। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी वजह से उसका क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और अंदर प्रोटॉन है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो अब इन दोनों एनर्जी का जब समेशन करेंगे हम लोग तो ये टोटल क्या देगा? टोटल एनर्जी देगा। तो दोनों एनर्जी का एक्सप्रेशन अलग अलग डिराइव करेंगे। ठीक है, तुम लोग का ये डिलीटेड पोर्शन मिल गया है क्या? कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है देखे हो? नहीं सर. नो सर। सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना? यस सर। Yes sir. अभी तक 30%. देख 30% रिड्यूस हुआ है, तुम लोग देखे नहीं हो क्या क्या डिलीट हुआ है? यस सर देखा। क्या क्या डिलीट हुआ है? ये बोर्स मॉडल है या नहीं है? शुरुआत का तुम लोग का शायद वो हटाया गया है, मतलब हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ रिमूव किया गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरुआत का जो था ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और वो एक्सपेरिमेंट सब जो था, कैथोड रे एनोड रे वाला, वो सब तो ऑलरेडी 9th में पढ़ ही चुके थे और यहाँ भी बता ही दिए, तो वो वाला पोर्शन शायद हटाया गया है। ठीक है, सर वैसे भी वो रदरफोर्ड्स मॉडल भी हटा दिया गया है। हाँ ठीक है, रदरफोर्ड भी उसी में आता है, वो अल्फा रे स्कैटरिंग वो सब तो ऑलरेडी तुम लोग 9th में पढ़े ही थे। मतलब जो चीज 9th में नहीं था वो वाला पोर्शन, जैसे बोर्स मॉडल ये सब नहीं पढ़े होंगे, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हम लोग डिस्कस किए वो सब है ही। मतलब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, मेन पार्ट, वो सब जो शुरुआत में थ्योरेटिकल वाला चीज था वो शायद रिमूव किया गया है। ठीक है, सर मेंस ये सब में भी ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा? अभी फिलहाल उसका डिसीजन नहीं आया है, वो पता चल जाएगा कुछ दिन में। अभी तो फिलहाल सिर्फ सीबीएसई का ही नोटिफिकेशन आया है, तो मेंस वेंस का होगा या नहीं होगा वो एनटीए बता देगा। एनटीए का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आएगा? मोशन की वजह से आता है। तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है ना? हेलो, Yes sir. चलो Yes. अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, तो हाफ, यहाँ m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम लोग, और v का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। क्या एक्सप्रेशन आया था बताओ? v का एक्सप्रेशन जो आया था, पहले वाला एक्सप्रेशन, पहले वाला So डेरिवेशन में E बताओ। square. E square divided by So 2 E square z by 2 epsilon naught into z by n। हाँ, ये क्या था? z e स्क्वायर बाय 2 2h H एप्सिलॉन नॉट naught इनटू n, n। यही था। यस सर। अब यहाँ v का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू m, यहाँ बच गया। या z का स्क्वायर e पे पावर 4, इधर बच जाएगा 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको साइड करो, क्या क्या कांस्टेंट है बताना।
ऊपर क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, m कांस्टेंट है, e पे पावर Z 4 कांस्टेंट कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर होता है ना। अच्छा नहीं, Z वेरिएबल है, वेरिएबल। ऊपर में m और e पे पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे क्या है 4 into 2 8 कांस्टेंट हो गया, h स्क्वायर ये स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, बस इतना सारा कांस्टेंट हो गया, इसको एक साइड कर लिया हम लोग। और इनटू जो वेरिएबल है क्या क्या बच गया, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाता है, सारा वैल्यू पुट किया जाता है, तो एक्सप्रेशन ये याद रखना है, E इज इक्वल टू ये आता है 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और ये जो एनर्जी आ रहा है ना, ये वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगर जूल में तुमसे पूछा जाए तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन बता चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 into 10 to 10 the to the power power 10 minus to the power 19 minus 19 coulomb. -19 जूल। जूल। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए है, जूल में पूछा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस इसको इतना से मल्टीप्लाई कर देना है और क्या। जूल में पूछा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, यही करोगे ना, Yes, sir. इंटू Yes, जेड sir. स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। ठीक है, तो लिख लो इसको पहले। हो गया, Sir, एक सेकंड। क्वेश्चंस Yes, बना sir. रहे हो तुम लोग? आज बोर्स मॉडल का ऑलमोस्ट कर देंगे, ये सारा डेरिवेशन हो जाएगा, तो बोर्स मॉडल से रिलेटेड जितना भी होगा, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर देना आज से बनाना। बुकलेट मिल चुका है ना? Yes, Yes, sir. sir. और तुम लोग का ये अगर तुम लोग को वो तो आके कलेक्ट भी कब से बताया गया होगा ना डेट, बुकलेट कलेक्ट करने का फिर से मैसेज क्या? Yes, sir. सर वो आवाज अच्छे से ये नहीं बोल, आया। हाँ ठीक, ये बोल रहा है कि अगर बुकलेट चाहिए तुम लोग को फिजिकल फॉर्म में, पीडीएफ से नहीं काम चल रहा है तो आके कलेक्ट भी कर सकते हो, बताया गया होगा ना उसके बारे में। तो अभी तो तक कुछ ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। मैसेज नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो वो विशाल सर बता देंगे, मैसेज कर देंगे ग्रुप में। विशाल सर पर मेरे को बताए थे कि मंडे से। हाँ ठीक है, तो मंडे से आके ले सकते हो। ठीक है, जिसको जिसको भी वो एड्रेस तुम लोग को भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो वो ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, तुम लोग को देख लेना। ठीक है, ऐसे पीडीएफ तो मिला ही होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का? Yes, sir. Yes, sir. मिला है Yes, sir. पीडीएफ? ठीक है, तो उससे Yes, क्वेश्चंस sir. बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, आज कंप्लीट कर देते हैं जितना भी डेरिवेशन है, फिर क्वेश्चंस करो उसको। चलो ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया। नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ चार्ज की वजह से एनर्जी आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होता है Q1 Q2, अगर दो चार्ज है और ये कोई r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे तुम लोग, क्लास 12th का चैप्टर है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है ना, ये एक्सप्रेशन आता है, ये है इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये ध्यान रखना। फोर्स में क्या था, हम लोग जो इससे R पहले, स्क्वायर था। हाँ R स्क्वायर था, बस दोनों सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सिर्फ R रहेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है बस। और एक और डिफरेंस है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो हम लोग एक्सप्रेशन लेते थे,
हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का जो वैल्यू लोगे वो साइन के साथ हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Yes, sir. अब जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे Q1 है तो इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड E लेते हैं हम लोग, और साइन के साथ लेना है तो साइन क्या आ जाएगा, -E। ठीक है, और प्रोटॉन के ये न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा बताओ, तो टोटल चार्ज कैसे निकालते थे हम लोग, एक प्रोटॉन का चार्ज तो Atom. E, हाँ एक प्रोटॉन का चार्ज तो +E होता है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Atomic हमको number. पता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कितना हो गया, Z इंटू +E। यही हो गया ना, Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? ये -E जो है हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि बताए थे कि बोर्स मॉडल जो है एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, ये बता चुके हैं। Yes, तो sir. इसीलिए हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो उसके शेल में, बाहर वाले सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और अंदर अगर हम लोग हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम ले लें तो अंदर तो उसका प्रोटॉन चेंज हो जाएगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसीलिए यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर Z होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज Z इंटू +E। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो Q1 Q2 का वैल्यू, यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q1 की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग, -E, और Q2 की जगह क्या पुट कर दिए, JD. ZE। प्लस नहीं भी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड है, प्लस ही है, और बाय नीचे क्या आ जाएगा, R। R। ठीक है, ये क्या आ गया बताओ इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या माइनस साइन आगे ले लेते हैं ये। ठीक है, क्योंकि -E के कारण ये आगे माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ZE² R आ जाएगा, यही है ना। Yes, चलो sir. अब यहाँ पे R का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, R का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करना है बस। R का एक्सप्रेशन याद है, जो रेडियस वाला एक्सप्रेशन आया था, बताओ क्या था, h² epsilon naught divided by pi me² into और n² by z। हाँ ठीक है, तो R का यहाँ पे पुट कर रहे हैं, n² h² एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, और नीचे Yes, क्या sir. था, पाई mz² था ना Yes, नीचे, sir. तो ये नीचे वाला अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ तो ये ऊपर चला जाएगा, पाई mz²। देख लो, इसमें किसी को डाउट है, R से वहां डिवीजन था तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो तो ऊपर चला जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. चलो अब इसमें जो जो कट रहा है काटते जाओ, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, कुछ नहीं हो रहा है, पाई कैंसिल आउट हो रहा है, Pi. और कुछ नहीं जा रहा है ना, बस पाई ही कटेगा। चलो बच क्या गया उधर, पाई कटने के बाद क्या बचा, mz² e⁴ ये बचा। चलो जो कांस्टेंट है उसको एक साथ ले लेते हैं, या चलो ऐसे ही लिखते हैं फिर बाद में, ये माइनस है, और नीचे क्या बचा बताओ, हेलो, 4 epsilon naught n² s²। अच्छा नहीं, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होगा n² हाँ h h²। और s², यही बचा। कोई डाउट है यहाँ तक, देख लो। चलो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये हम लोग रिलेट करेंगे उसको काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे, अच्छा सॉरी ये e⁴ है, यदि तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आगे माइनस साइन है, mz² e⁴
ठीक है, और नीचे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये ए नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताना तो। हेलो, नहीं है डाउट। ये स्टेप क्लियर है ना? ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ताकि रिलेशन आ जाए। अब देखो यहाँ पे जो जो हमारा कांस्टेंट वाला वैल्यू है उसको साइड करो। m e पे पावर 4 कांस्टेंट है, और इधर नीचे कांस्टेंट है 8 एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है, इसको एक साइड कर लिए। और ये क्या बच गया? इधर बच गया z स्क्वायर बाय n स्क्वायर और इनटू 2 ऊपर वाला बचा हुआ है। यही था, हम लोग सेपरेट कर लिए, जो Yes. कांस्टेंट था उसको सेपरेट कर Yes. लिया, वेरिएबल जो था उसको सेपरेट कर लिया। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पहले हम लोग आ चुका है काइनेटिक एनर्जी वाले में। Yes, आया sir. है। क्या था? तो काइनेटिक एनर्जी का यही तो एक्सप्रेशन था, m e पे पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बताओ तो। काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी वाला 13.6. एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब यही वाला वैल्यू तो आया था 13.6 ना, देख लो। Yes, sir. ठीक है, बस आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? Minus माइनस साइन है, 2. और इसको हम लोग पुट कर दिए 13, सॉरी ये 13.6 आएगा। ठीक है, इसका भी यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये 13.6 इनटू क्या आ गया, और आगे 2 भी तो है यहाँ पे, दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी वाले Yes, में sir. ये 2 नहीं था, बट पोटेंशियल एनर्जी वाले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आगे ही लिख देते हैं इसको, 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये भी क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है? तो देखो ये वाला जो टर्म है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया था ये क्या आया था? दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आया था, देख लो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अब ये इसके जगह पे ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आ गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा ये रिलेशन, देख लो तो। आएगा। ठीक है, तब ये दोनों रिलेशन आ गया। अब हम टोटल एनर्जी का देख रहे हैं। टोटल एनर्जी क्या होता है बताओ? टोटल एनर्जी अभी बताए थे, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस Potential energy plus kinetic energy. हाँ, तो ये टोटल एनर्जी को हम लोग टीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी को पीई भी रहने देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्या पुट कर दोगे? सॉरी, ये एक मिनट ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस करना है हमको ना। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या पुट कर देंगे? -2 टाइम्स के ही पुट कर देंगे, Yes, sir. Yes, sir. और इधर काइनेटिक एनर्जी को के ही रहने देते हैं। ये टोटल एनर्जी है, तो इससे टोटल एनर्जी क्या आ गया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के ही आ Minus. गया। Minus K. बताओ, ये ध्यान रखना, Yes, sir. टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या है? उसका एक्सप्रेशन जो होगा काइनेटिक एनर्जी जैसा ही एक्सप्रेशन होगा, बट सिर्फ आगे क्या हो जाएगा? माइनस साइन लगा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन याद है कितना था? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बस उसके आगे Yes, माइनस sir. साइन लगा दो। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 13 माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
चलो इतना लिख लो पहले, ऊपर लिख चुके हो क्या ऊपर, या और कर दे नीचे? Yes, sir. ये सब हो गया पोटेंशियल। चलो ये Yes, नीचे sir. वाला भी ये लिख लो उसको भी। सर ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? वो तुम लोग को जरूरत नहीं है अभी, वो कांस्टेंट ही मानो, वो 12th में आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग किस है, ठीक है। एयर रहेगा तो उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। और सर एक बार अगर ऊपर कर सराउंड क्या सर चीज 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड होता है मतलब। ये यहाँ तक, ठीक है, और ऊपर करें? हाँ सर ठीक है। चलो ठीक, लिखो जल्दी। हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो लिख लिया ना ये? तो ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन पूछा जाए तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय Z एन square स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन N वोल्ट। जूल में भी पूछेगा तो कन्वर्ट कर लोगे, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टी, तो वो जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो वो रिलेशन तो बता ही चुके हैं। अब जैसे तुम लोग को ये वैल्यूज याद रखना है, जैसे मान लो तुमसे बोला जाए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम। तो एच एटम के लिए अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बताओ तो इसका वैल्यू। हाइड्रोजन के लिए तो z का वैल्यू 1 होता है, sir minus 13.6 minus electron volt. 13.6 electron volt. तो ऊपर नीचे सब 1 हो जाएगा, तो माइनस ये क्या आ गया, देखना ये वैल्यू याद ही रख लेना, 4-5 सेल का हाइड्रोजन का याद रखना है, माइनस 13.6 ये इलेक्ट्रॉन Electron volt. वोल्ट आ गया। n इक्वल टू 2 में टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा बताओ? Sir 27 point. Sir एक second. 27, n इक्वल टू 2 Sir, करोगे sir तो 3.4 minus 3.4. हाँ माइनस 13.6 बाई 4 कर दोगे ना, Yes, sir. बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा Min- माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 में 1.5 Minus 1.5 minus electron 1.5 electron. माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 में Sir 0.86 electron volt. माइनस 0.85 के राउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद ही कर लेना हाइड्रोजन के लिए, ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, ये याद रहे तो बेटर है, याद कर लेना इसको। हाइड्रोजन के लिए ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा, देखोगे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो बताओ तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एनर्जी 0 तक ही जा सकता है, ठीक है, ये 0 जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर इससे ये और माइनस में क्यों बता रहा है ये? माइनस में इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो है एनर्जी जो है ये बाउंडिंग एनर्जी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड है, ठीक है, क्लियर है Yes, ना? sir. तो ये बॉन्डिंग एनर्जी होने की वजह से ये माइनस साइन आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही हम लोग हायर शेल में जा रहे हैं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जा रहे हैं, तो देखो एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ तो? बढ़ रहा है. Sir, बढ़ रहा है. बढ़ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, हायर शेल में जैसे जैसे जाता है एनर्जी इंक्रीज होता है, और मैक्सिमम इंक्रीज होके कहाँ तक जा सकता है,
तो मैक्सिमम वो कौन से सेल में जा सकता है? Zero. इनफाइनाइट सेल में जा सकता है। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक ही जा सकता है ना वो। Yes, और sir. अगर n इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया तो उस समय टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? So 0. 0 हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम एनर्जी 0 तक ये जा सकता है, बढ़ के मैक्सिमम ये 0 तक ही जा सकता है। ठीक है, तब ये चीज सर। ध्यान रखना। हाँ बोलो। तो ये एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक और बता दीजिए ना। बताए तो ये बाउंडिंग एनर्जी है। बाउंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो n इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो टोटल एनर्जी अगर 0 हो गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाउंडेशन में नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। अब उसके बाद अगर एनर्जी बढ़ेगा तो वो उस एटम से बाहर ही निकल जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो। तो जब तक वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, न्यूक्लियस के बाउंडेशन में है, तब तक वो एनर्जी, इसलिए वो नेगेटिव आता है साइन। ठीक है, ठीक है सर। अगर वो पॉजिटिव हो गया मतलब या 0 भी हो गया तो 0 हो गया मतलब वो अब मतलब न्यूक्लियस से कांटेक्ट उसका धीरे धीरे खत्म होने वाला, मतलब उससे ज्यादा अगर एक्सीड करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस सेल से बाहर निकल गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हो गया वो। ठीक है, यस। चलो तो ये हो गया। अब उसमें देखो, ये हम लोग जो बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट देख रहे थे उसमें 5 पॉइंट हम लोग देख चुके थे। ये बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर शेल में घूमता है तो उस पर्टिकुलर शेल में घूमते हुए उसका एनर्जी चेंज नहीं होता है। जैसे देखो, अगर हाइड्रोजन के एटम के केस में बात करेंगे तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा होगा तो उसका टोटल एनर्जी जो है ये फिक्स होगा। टोटल एनर्जी जो होगा उसका कितना होगा? माइनस ये So 13.6 13.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। अगर वो सेकंड सेल में घूम रहा होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? ये भी फिक्स है। सेकंड सेल में उसका एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। थर्ड सेल में भी देखो एनर्जी क्या है, यहाँ पे फिक्स होते जा रहा है। अगर मान लो, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेल में घूमते हुए उसका एनर्जी चेंज नहीं होता है। अगर मान लो उस सेल में घूमते हुए वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा? उस सेल में नहीं रहेगा, वो हायर सेल में जंप कर जाएगा। समझ में आ रहा है? और किसी पर्टिकुलर सेल में घूमते हुए या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट करता है तो एमिट करने के बाद वो जो होगा वो लोअर शेल में जंप करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो n इक्वल टू 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो और फर्दर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा? बताओ तो। वो कभी भी एनर्जी एमिट कर सकता है क्या, जो n नहीं. इक्वल टू 1 वाला No, है? sir. कि उससे उससे नीचे तो कोई शेल ही नहीं है क्या? No, sir. तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो पॉसिबल है हाइड्रोजन के लिए वो कौन सा पॉसिबल है? 13.6 ही पॉसिबल है। इससे कम हो सकता है क्या? No, sir. नहीं. नहीं हो सकता है। तो n इक्वल टू 1 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर सकता है। तो एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कहाँ जाएगा? So higher cell. हायर सेल में जाएगा। ठीक है, तब ये इसलिए ये छठा पॉइंट है। ठीक है, उसी का पोस्टुलेट का ये 6th पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एज वेल एज लूज एनर्जी। एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, बट अगर वो एक्सेप्ट करेगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एनर्जी, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? वो इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल। Higher in. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, एक्साइटेशन। Excitation. एक्साइटेशन मतलब अगर वो हायर एनर्जी सेल में जंप किया है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और दूसरा अगर हो रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एनर्जी तो इट रिसीड्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, और अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेशन, मतलब वो डी एक्साइट हो रहा है।
ठीक है, तो इसको लिख लो। अब इसमें ध्यान रखना कि पहला वाला जो n इक्वल टू 1 होता है ना, उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। n इक्वल टू 1 जो है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है तो n इक्वल टू 1 को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, और n इक्वल टू 2 को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बोला गया है तो n इक्वल टू 2 के बारे में बात कर रहे हैं। n इक्वल टू 3 को क्या बोला जाएगा? सेकंड सेकंड एक्साइटेड एक्साइटेड। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड। तो ये ठीक है, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना बस। क्लियर है? हेलो, इतना बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज जो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या कोई भी एनर्जी रिलीज कर देगा क्या? मान लो वो सारा एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल में वो घूम रहा है, वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्या, या सारे एनर्जी को एमिट करेगा क्या? नहीं सर। जैसे मान लो n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अब अगर मान लो उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं से मिल गया, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला? 10। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको कहीं से मिला, ये एब्जॉर्ब किया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बताओ तो? सर 3.2 माइनस -3.6। 3.6। अब देखो -3.6 आया, तब -3.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी बचा, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिला था, तब एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी हो गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसी सेल का एनर्जी है क्या? नहीं। किसी सेल का एनर्जी है? नहीं। नहीं है। इसका मतलब अगर वो किसी सेल का एनर्जी है ही नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। ये बात क्लियर रखना सब लोग कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से वो किसी हायर शेल में जंप कर सकता है। मतलब हमेशा जैसे मान लो n इक्वल टू 1 से उसको n इक्वल टू 3 में जंप करना है, तो उसको कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो कैसे पता चलेगा हमको? उन दोनों शेल का हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और दो सेल का डिफरेंस जो होगा सिर्फ उस दोनों सेल के डिफरेंस, या कोई भी दो सेल का डिफरेंस लोगे तो वो उसी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1 से उसको n इक्वल टू 2 में जंप करना है। हम लोग देख चुके हैं कि अगर उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने से वो कोई भी शेल में नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच पाएगा क्या वो? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने से उसका एनर्जी आ रहा है, अगर वो एब्जॉर्ब किया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी आ गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.6। और -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसी के कोरस्पॉन्डिंग है ही नहीं, वैल्यू है क्या किसी के कोरस्पॉन्डिंग? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो, ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ
सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा, सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जो एनर्जी जो है दो शेल का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? तो मान लो इसको सेकंड सेल में जंप करना है, तो बताओ तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2। तो अगर उसको 10 पॉइंट, अगर मान लो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जंप करना है, तो n इक्वल टू 2 में जंप करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलना चाहिए? 10.2 10। मिलेगा, तभी ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फिर सेकंड सेल में जंप कर सकता है। मतलब देखो, अगर उसको 0 से लेके 10 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट, मान लो 10.2 है तो 199 भी अगर कर लें, तो इसके बीच का कोई भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच का कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, वो किसी शेल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है ही नहीं, या किसी ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जो वैल्यू जो है किसी दो शेल का डिफरेंस आ रहा होगा। व्हाट इट? यस सर। जैसे मान लो उसको n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जंप करना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है बताओ तो? 1 से अगर 3 में जंप करना है तो बताओ, 1 से 3 में जंप करने के लिए कितना माइनस एनर्जी? 12.09। माइनस एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब प्लस सर में करेगा ना। 12.09। 12.09। यस सर। चलो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये थर्ड वाले शेल का है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और ये माइनस, और फर्स्ट वाले का कितना है? 13.6। -13.6। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस। अब माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सर 12.09। 12.09 आ रहा है। 12.09। 09। ठीक है, तो मतलब इतना ही एग्जैक्ट, अगर कोई भी रेडिएशन से उसको अगर इतना एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, तभी ये एग्जैक्ट वैल्यू को एब्जॉर्ब करके वो n इक्वल टू 3 में जा रहा है। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट कर पाएगा क्या बताओ? नहीं। नहीं। कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा वो? जो सेल डिफरेंस का एनर्जी होगा। हाँ, जो कोई भी दो शेल का डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, वो डिपेंड, ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। क्लियर है ना? अगर वो फर्स्ट सेल में है या सेकंड सेल में, तभी तो डिफरेंस निकालोगे ना, उस सेल के कोरस्पॉन्डिंग है तो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसका वो सेल भी तो पता होना चाहिए, तभी तो उस सेल का तुम एनर्जी फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो वो सेल नंबर तुमको पता होना चाहिए। सर अगर उतना फिक्स एनर्जी नहीं मिला तो उस एनर्जी का क्या होगा? वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा उसको, तो एनर्जी मिला तो वो कोई कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं उसको। ठीक है, यस। ठीक है, वो एनर्जी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, बस इलेक्ट्रॉन का काम है ना उसको एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, वो डिसीजन तो इलेक्ट्रॉन का है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिससे वो दूसरे शेल में वो जंप कर सकता है, या फिर वो दूसरे शेल में नीचे जा सकता है, रिसीड कर सकता है। ठीक है, या तो हायर या तो फिर लोअर। सर मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को जितना चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो वो उसको जितना चाहिए उतना एनर्जी लेकर, उतना ही एनर्जी वो लेके नहीं रह सकता है आगे। मतलब जैसे मान लो तुम 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, यही बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे हो?
सर जैसे उतना दे दिए तो उसको नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए जितना चाहिए उतना लेकर के बाकी बचा हुआ नहीं छोड़ सकता है। हाँ वैसे भी कर सकता है, जैसे मान लो कि 1 जैसे अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, कि फर्स्ट वाले सेल में इसका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसको हमको जंप कराना, ये तो हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं, रैंडम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर तुमको बोला जाए कि तुमको n=1 से n=3 में ही जंप कराना है, तो फिर तो वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। तुम ऐसे बोल रहे हो मतलब इसको 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो क्या बोल रहे हो कि n=1 से उसको 2 में जाने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? n=1 से n=2 में जाने के लिए 10.2 कितना रिक्वायर्ड? 10.2 है। 10.2 हाँ तो 10.2 वो उसमें से 10.2 एब्जॉर्ब करके वो किस में चला गया? सेकंड में। सेकंड वाले में चला गया, और बाकी जो है वो छोड़ सकता है, वैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें, अगर मान लो फिक्स्ड तुमको फिक्स कर दिया कि हमको 1 से 4 पे ही जंप कराना है या 1 से 3 पे ही जंप कराना है, तो उस केस में तो तुमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो हम लोग एक अभी डेरिवेशन करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे ये क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुमको दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from n=2 to n=1, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, बताओ तो। एमिट करेगा। एमिट करेगा। Yes. हाँ तो इसमें निकालना है तुमको, कैलकुलेट द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। बताओ तो, इसमें पहला चीज तुमको निकालना है, एनर्जी निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए अभी तो बताइए कि याद रखना, हाइड्रोजन के केस में E=1 का एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E=2 का बात कर रहे हैं, तो E=2 का एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ। -3.4 इलेक्ट्रॉन। -3.4। ठीक है, अब कितना एनर्जी एमिट करेगा, तो कितना एनर्जी एमिट करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही निकालोगे ना। डेल्टा 10.2 ई निकालना है हमको, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, इतना ही एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा। तो E2 का एनर्जी है -3.4 और E1 का है -13.6। कितना आ जाएगा ये? 10.2 आ जाएगा, ये हमको पता भी है ना। यस ये क्लियर है सबको? यस सर। एनर्जी कितना वो एमिट कर रहा होगा 2 से 1 में आने में? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट कर रहा होगा। अब वेवलेंथ पूछा गया, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? एनर्जी हमको पता चल सर चुका है। सो वेवलेंथ का बोले, हाँ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो hc बाय लैम्डा से। सो 1/2 1.2 into 10⁻⁻7 अप्रोक्स आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो कर लेना, ये इसी फॉर्मूला से आएगा ना तुम्हारा। एनर्जी sir. हमको पता है यस और h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है और लैम्डा निकालना है हमको। यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एनर्जी अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा होगा, ठीक है, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा होगा तभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी इज इक्वल टू 12375 बाय लैम्डा, ठीक है। अब एक चीज इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना कि यहाँ एनर्जी जो होना चाहिए तुम्हारा किस फॉर्म में आना चाहिए? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहना चाहिए। और इस केस में जो लैम्डा तुम्हारा निकलेगा वो एंगस्ट्रम में निकलेगा। किस में निकलेगा लैम्डा? एमस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रम में। और एंगस्ट्रम का रिलेशन पता है ना, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to the 10 power power minus -10। 10 मीटर, 10। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एनर्जी जूल, कांस्टेंट भी तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या? राइजरबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट।
हाँ वही। हाँ तो वो अभी आगे करेंगे हम लोग, अभी वहां पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो एक ये यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे अगर एनर्जी जूल में रहेगा तब ये नहीं अप्लाई करना, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तभी ये अप्लाई करोगे। और इससे जो लैम्डा निकलेगा इस फॉर्मूले से, वो किस में निकलेगा, एंगस्ट्रम में निकलेगा। तो इसमें अगर तुमको, इसमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो इसमें एनर्जी है 10.2, और ये क्या आ जाएगा 12375 बाय लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 12375 बाय 10.2, और ये एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो, अब वो जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला बात बोल रहे थे, अब देखो उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो जनरलाइज करते हैं, जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू n2 शेल, ये हायर शेल है, ठीक है। n2 जो है जंप कर रहा है हायर से लोअर वाले में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो एमिटेड रेडिएशन होगा वो उसका वेवलेंथ कितना होगा या एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो n इक्वल टू n2 टू n इक्वल टू n1। अब ये n2 जो है ये हायर वाला शेल है, हायर शेल, तभी तो एनर्जी एमिट होगा ना। और n1 जो है ये क्या है, लोअर शेल है, ठीक है। अब जनरलाइज करके हम लोग जनरल फॉर्म में इक्वेशन निकाल रहे हैं। वहां पे तो वैल्यू दिया हुआ था ना, n 2 और 1 दिया हुआ था, ये जनरल इक्वेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो इस केस में डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1 होगा, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ n2 क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर, यही होगा। यस सर। और यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस n1 का एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें बताओ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दोनों में कॉमन आया इतना, बताओ। यस आया। सर। चलो ठीक है, ये डल। अब ये यहाँ पे देखो इधर क्या बच जाएगा बताओ। अब ये देखो ये माइनस n2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसके आगे तो माइनस साइन है, बट ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय माइनस n1 प्लस हो स्क्वायर गया ये। माइनस। तो ये क्या हो गया 1 बाय, ये प्लस वाला था तो 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय 1 बाय n2 n2 का स्क्वायर। स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। यही होगा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब डेल्टा ई जो होता है, ये कोई एनर्जी जो एमिट हो रहा होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, एच सी बाय लैम्डा से निकालेंगे। अगर वेवलेंथ तुमसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, एच सी बाय लैम्डा, यस। यस ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा, इधर हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये आ गया 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एच सी को इस साइड भेज दो, क्योंकि ये लैम्डा का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या आ गया 1 बाय लैम्डा, एच सी को नीचे भेजोगे तो ये आ गया 13.6 बाय एच सी आ गया, और इंटू जेड स्क्वायर, और इधर क्या बचा है 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। चलो, नो अब सर। अब इसे 13.6, ये तो कांस्टेंट ही है ना पूरा, 13.6 भी कांस्टेंट है और h और c भी कांस्टेंट है ना। यस सर। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। ये दोनों कांस्टेंट, ये वैल्यू जब करोगे तो इसी वाले वैल्यू को बोला जाता है r, रेडबर्ग। ठीक है। r इसका नेम क्या है, राइडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है 13.6 बाय एच सी, इसी को बोला जाता है राइडबर्ग कांस्टेंट।
और इसका वैल्यू जो होता है इसको R से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू R का वैल्यू जो होता है ये भी कांस्टेंट ही है, ये होगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ -7 मीटर। सेंटीमीटर। -7 सर। -7 नहीं, +7। -7 कौन बोला, +7 में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इसका यूनिट होगा। और यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में अगर तुमसे पूछा जाए तो बताओ तो क्या हो जाएगा। सर 1.09 into 10⁻⁵ 09 होगा या 05 होगा, यूनिट देखो, मीटर इनवर्स है। नहीं समझ में आ रहा है, मीटर इनवर्स है ना यूनिट इसका। हेलो, यस सर। यस सर। तो मीटर तो इनवर्स है तो मीटर तो नीचे रहेगा ना। Yes, sir. यस सर 1.09 10⁵ हाँ, तो ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए, सेंटीमीटर इनवर्स में अगर पूछा जाए, ठीक है, आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट इसका मीटर नहीं है, ये ध्यान रखना, मीटर इनवर्स है, तो इसलिए 10⁵ हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू बताना। ये आ गया एक्सप्रेशन, ये याद रखना है तुम लोग को, 1/λ इज इक्वल टू R RZ स्क्वायर Z Z स्क्वायर स्क्वायर और 1/N1 का स्क्वायर N1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। into और N1 जो है यहाँ पे लोअर शेल है और N2 क्या है, हायर शेल है। हायर शेल। ठीक है, N1 जो है लोअर शेल है और N2 जो है हायर शेल है। ठीक है, और R जो होता है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखेंगे उसमें बहुत सारे सीरीज आएंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो वो एक एक करके देखते हैं। पहले इसको लिख लो फिर आगे करते हैं हम लोग। लिख लिया, यस सर। लिख लिया तो बोलना। सबका हो गया ना, यस जिसका सर। Yes, छूटा हुआ sir. है बोलो, नहीं Yes, सब sir. लिख लो। चलो, तो ये फॉर्मूला तुम लोग का याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं कैसे हो। तो ये देखो, एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये n=1 वाला लाइन है। ठीक है, ये ऐसे है, ये n=1 है। n=1 में एनर्जी कितना था बताना तो। सर इवन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का ही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। वोल्ट। ठीक है, ये था, इसको अच्छे से लिख देते हैं। E1 का वैल्यू आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, वन और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, हायर शेल में जाते जा रहे हैं, तो देखोगे कि एनर्जी का गैप जो होता है वो कम होते जा रहा है। वैल्यू से भी तुमको आइडिया लग जाएगा, ये जो वैल्यू बताए थे, देखो पहला और दूसरा के बीच में देखो गैप कितना ज्यादा है, -13.6 और दूसरा का 3.4 है। अब दूसरे से तीसरे के बीच में गए तो देखो गैप कम हो गया ना, दिख रहा है यस सर। यहाँ पे। और फिर थर्ड से जब फोर्थ जा रहे हैं तो देखो डिफरेंस देखोगे और भी कम हो गया। फिर 4 से जब 5 में देखोगे, 5 का भी वैल्यू निकालोगे तो उसमें देखोगे डिफरेंस और भी कम हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, हायर शेल में जैसे जैसे जाते जाओगे तो एनर्जी शेल के बीच का, दो शेल के बीच का गैप क्या होते जाएगा, वो क्या होगा बताओ, कम होते जाएगा। डिक्रीज कम होते होते जाएगा। जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम जो गैप होगा वो किसके किसके बीच होगा, फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड। तो ये n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये n इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट और वैल्यू लास्ट नहीं हो सकता, सो फर्स्ट और इंफिनिटी। नहीं, दो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग वाले शेल का बात कर रहे हैं, मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव शेल्स के बीच का, यस ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये E2 कितना आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब जैसे 2 और 3 के बीच में देखोगे, तो 2 और 3 के बीच में देखोगे तो ये शेल क्या इतना ही रहेगा क्या डिफरेंस, जितना 1 और 2 में था? नहीं, नहीं, कम ये क्या होगा। हो गया, डिफरेंस कम कम हो हो गया। जाएगा। मतलब तो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देख लो, तो ये n इक्वल टू 3 आ गया। E3 का वैल्यू हमको पता है कितना है, -1.51 वोल्ट। -1.5 लिख। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे 3 और 4 के बीच में देखोगे तो गैप और भी कम हो गया, ये 3 और 4 के बीच में n इक्वल टू 4 है। फिर 4 और 5 के बीच में देखोगे तो ये गैप क्या हो गया, फर्दर और रिड्यूस हो गया, है ना। फिर 5 और 6 में देखोगे तो ये गैप क्या हो गया, n इक्वल टू 6 और भी रिड्यूस हो गया। फिर 6 और 7 में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, और भी रिड्यूस हो गया, हो गया n इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? यस सर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, दो शेल के बीच का गैप क्या होते जाता है, एनर्जी का गैप है ये, ठीक है। एनर्जी का गैप जो होते जाएगा ये कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करते जाएगा। तो अब यहाँ देखो, इसमें बहुत सारे सीरीज आते हैं। अब ये कौन कौन सा सीरीज होता है, सबसे पहला देखो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से, हायर शेल से अगर लोअर सेल में जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से अगर फर्स्ट वाले शेल में अगर जंप कर रहा है n इक्वल टू 1 में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं, लाइमन से। लाइमन लाइमन सीरीज। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर शेल से अगर फर्स्ट वाले सेल में जंप कर रहा है, ये दिख रहा है। लाइमन सीरीज के लिए जो लोअर वाला एनर्जी शेल होगा वो फिक्स होगा, कितना, मतलब n1 का वैल्यू इसके लिए फिक्स हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, n1 का वैल्यू इसके लिए क्या फिक्स होगा, 1। 1 और n2 कुछ भी हो सकता है, n2 जो होगा वो 2 से स्टार्ट होके आगे कुछ भी जा सकता है। तो इस वाले सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन। लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल जो है हमेशा कितना फिक्स हो जाएगा, 1। 1 लोअर एनर्जी लेवल जो है एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। हाँ, एनर्जी लेवल पूछ रहे हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल इसका क्या हो जाएगा, 1 और हायर 2 से स्टार्ट होके कुछ भी हो सकता है आगे, तो इसको लाइमन सीरीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह देखो, सेकंड वाला जो सीरीज होता है वो होता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल कौन सा फिक्स हो जाएगा, n इक्वल टू n2 इक्वल टू, ये n1 जो होगा लोअर एनर्जी लेवल इसके लिए 2 हो गया। मतलब किसी भी हायर सेल से जंप करके वो अगर सेकंड सेल पे गिर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज। तो ये देखो, ये सारा लाइन जो है, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये सारा कौन सा सीरीज है, बाल्मर। बाल्मर सीरीज। इसके बाद अगर n इक्वल टू 3 होता है HN सीरीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऑस्टिन। हाँ, इसके लिए n1 का वैल्यू अगर 3 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग पाश्चन सीरीज। अब n1 का वैल्यू अगर 4 हो गया, ब्रैकेट सीरीज। ब्रेसलेट। हाँ, n1 का वैल्यू अगर 4 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट सीरीज। n1 का वैल्यू अगर 5 हो गया तो प्रोफंड। सीरीज। प्यूफंड सीरीज। हाँ, इसको बोलते हैं पी फंड। तो ब्रैकेट के बाद ये n1 अगर 5 हो गया तो ये हो गया पी फंड सीरीज।
ठीक है, तो इतना नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद एक और होता है हम्फेरी सीरीज। हम मतलब पेरिस सीरीज N1 हो गया 6, ठीक है, N1 इक्वल टू 6, तो इसको बोलते हैं हम्फेरी, HUMPHE, हम्फेरी सीरीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। मेनली क्वेश्चन तुमको लाइमन बाल्मर पास्चन से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो लाइमन वाला जो सीरीज है, ये वाला रेडिएशन देखोगे, ये यूवी रीजन में फॉल करता है। बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल रेंज में आएगा। विजिबल रेंज जानते हो ना, जो हम लोग को दिखाई देता है। सारा वेवलेंथ Yes, तो हम sir. लोग देख नहीं सकते ना, तो वो बाल्मर वाला सीरीज का जो वेवलेंथ आता है वो विजिबल रेंज में पड़ता है। फिर पास्चन और ब्रैकेट सीरीज देखोगे तो ये Infrared. हाँ शॉर्ट इंफ्रारेड रेंज में आता है। शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन, पास्चन और ब्रैकेट। और उसके बाद पी फंड और हम्फेरी देखोगे तो ये लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में आएगा। इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर तुमसे विजिबल रेंज पूछा गया, विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज पड़ता है? Balmer. बाल्मर वाला, ठीक है। और यूवी वाला पूछा गया तो लाइमन सीरीज, Lyman. ठीक है। तो ये ध्यान, पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। हो जाएगा तो बोलना। हो गया क्या Yes, sir. सबका? यस सर। सब लोग लिख लिया ना? देख लो। यस सर। अमलदीप, अमलदीप यस सर, यस सर, हो गया तुम्हारा? यस सर। लिख लिया ना? जो देखो, अब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें बताना तो तुम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। निकाल पाओगे क्या? शॉर्टेस्ट हो जाएगा 911। Yes, sir. शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखना, हमको एनर्जी का ट्रांजिशन पता है। अब एनर्जी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होता है? एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा है ना फॉर्मूला? Yes, sir. अब एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Inversely. Inversely. Inversely proportional. मतलब एनर्जी और वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम 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 होगा। होगा। मतलब हमको अगर वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट चाहिए, वेवलेंथ अगर सबसे शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब देखो, एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा तभी तो लैम्डा सबसे मिनिमम होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। और एनर्जी जब सबसे मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा।
ये क्लियर है ना सबको, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम है। अब यहाँ बताना कि लैम्डा मिनिमम के लिए या फिर एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए, कौन से लाइमन सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो लाइमन सीरीज के सर बारे में तो हमको पता है कि N1 जो होगा एंड ये तो 1 1 ही होगा, फिक्स है। अब एनर्जी ट्रांजिशन होने के लिए ये N2 कितना होना चाहिए बताओ। तो एनर्जी अगर इंफिनिटी मैक्सिमम एनर्जी करना है तो से N1 तो इंफिनिटी 1 होगा, N2 क्या होगा? इनफाइनाइट। इंफिनिटी। ये बात क्लियर है सबको, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट जो ट्रांजिशन होगा, सबसे लार्जेस्ट जो एनर्जी चेंज हो सकता है वो फर्स्ट वाले और इनफाइनाइट वाले में ही होगा ना, सबसे यस लार्जेस्ट सर। एनर्जी ट्रांजिशन। तो देखो लैम्डा मिनिमम करने के लिए ये N1 का वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए 1 होना चाहिए, और N2 क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। और लैम्डा मैक्सिमम करने के लिए बताओ तो एनर्जी सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम ट्रांजिशन कौन से केस में पॉसिबल है लाइमन में? सर जस्ट नेक्स्ट And 2. जस्ट नेक्स्ट। सर तो 2 N1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, और N2 का वैल्यू यस कितना होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये क्राइटेरिया क्लियर है ना सबको, ये कंडीशन? तो अब देखो लैम्डा मिनिमम हमको निकालना है, तो लैम्डा मिनिमम के लिए ये वही वाला रिलेशन यूज करेंगे, 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर बाय 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना फॉर्मूला? हेलो, यस सर। Yes, अब यहाँ sir. पुट, तो लैम्डा मिनिमम के लिए N1 होना चाहिए 1 और N2 होना चाहिए क्या? इन्फिनिटी होना चाहिए। ये कंडीशन है, लाइमन सीरीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर, और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये लिख लेना, लाइमन सीरीज फॉर H एटम। तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो 1 1 का स्क्वायर हो गया, 1 ही हो जाएगा। और ये N1 हो गया 1 बाय 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। और N2 है इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? 0 0 0। तो किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो 0। तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम ये क्या आ गया? R के बराबर आ गया बस। यस Yes, sir. तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया? 1 बाय 1 R हो बाय गया। आर। यस सर। अब 1 बाय R है तो इसको कैलकुलेशन के लिए ना 1 बाय R का वैल्यू कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये याद रख सकते हो, ये नियरली इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यस तो सर। 1 बाय R का जो वैल्यू होता है, ये 1 बाय R का वैल्यू कैलकुलेशन आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आएगा ये, फिर बता रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट है। तो इस केस में लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा बताओ? तो लैम्डा मिनिमम 1 बाय R है, तो हम लोग नियरली कितना लिख सकते हैं? 911 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। यस सर। तो ये लैम्डा मिनिमम ये किसका आया? कौन से सीरीज का बात कर रहे हैं हम लोग? लाइमन। लाइमन सीरीज। Lemon. अब इसी तरह लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू R। हाइड्रोजन के लिए ही है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 बाय 1 स्क्वायर ही हो जाएगा। और 1 बाय N1, अब N1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, और इसके लिए N2 कितना हो जाएगा बताओ तो, मैक्स के लिए? 2 सर। 2 स्क्वायर 2। तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा देखो, R 3 बाय N2 1 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, क्या आ गया? 1 बाय लैम्डा मैक्स है ये, तो दैट इज इक्वल टू 3R बाय 4 4 हो बाय जाएगा ना। यस सर। 1 बाय लैम्डा मैक्स आ गया 3R बाय 4। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? सो 4 बाय 3 आर। 4/3R। 4 बाय 3R। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 बाय 3 इंटू 1 बाय R, यही है ना। यस सर। और 1 बाय R का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमको पता है कितना? 911. 900। 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम। तब यहाँ पुट करके देखो कितना आ रहा है, उसको सॉल्व करोगे तो ये 1216। सो 1.33 10 टू पावर -7 आया सर, बिना वैल्यू रखे सर। हाँ ठीक है, तो वो 1216 आ जाएगा।
ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग। वैल्यू पुट करोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो ये लैम्डा मैक्स आ गया किसका? लाइमन सीरीज का। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है लाइमन सीरीज का लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन। ठीक है, तो कैसे करना है तो वो कंडीशन, क्या बोल रहे हो? सर उसका प्रोपोर्शनली लिखा दीजिए ना एक बार नोट में। किसका? सर सर डिपेंडेंस लैम्डा का, एनर्जी का और ऑर्बिट का, तो ये बताए ना ऑर्बिट नंबर। कि ये यही रिलेशन से तो आ जाएगा तुम्हारा। देखो लैम्डा मिनिमम अगर चाहिए किसी भी हमको लाइमन सीरीज का या बाल्मर सीरीज का किसी भी सीरीज का, अगर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो लैम्डा मिनिमम होने के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यस अब एनर्जी मैक्सिमम तुमको देखना है, एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब n1 का वैल्यू जो होगा उसका लोअर लिमिट वाला होगा। n1 तो सब सीरीज में फिक्स ही होता है ना। सर वो बोल रहे लाइमन थे और बाल्मर क्या तो वैल्यू लिख। उसमें टाइम। हेलो हाँ बोलो। सर उसमें टाइम लग जाएगा सर, नोट में लिखा दीजिए शॉर्टकट में साइन के। सर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट। वो चलो तो ये तो चलो लाइमन सीरीज के लिए यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए अलग अलग सीरीज के लिए कर ही दे रहे हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर लैम्डा मिनिमम निकालना है, ठीक है, लैम्डा मिनिमम निकालना है तो इसके लिए n1 तो 1 ही रहेगा। यस सर। n2 कितना हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट होगा। यस ठीक है, और लैम्डा मैक्स अगर निकालना है तो n1 का वैल्यू तो हर एक केस में 1 ही रहेगा, और n2 कितना हो जाएगा? सो मिनिमम 2। 2। ठीक है, अब इसी तरह अगर मान लो बाल्मर सीरीज के लिए तुमको करना है, बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम अगर निकालना है तो इसके लिए n1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। 2 2 और n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। infinite इनफिनिट। और लैम्डा मैक्स निकालना है तो बताओ तो बाल्मर के लिए। सर n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3। n2 इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। 3 बात समझ में आया? इसी तरह तुमसे अगर पूछा जाए पास्टन सीरीज के लिए, तो पास्टन के लिए क्या आ जाएगा? लैम्डा मीन इज इक्वल टू n1 is equal to 3 and n2 3 is और equal to n2 इन्फिनिटी। infinite। Yes और लैम्डा मैक्स निकालना है तो n1 तो 3 ही n होगा और n2 4। 4। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए लाइमन सीरीज का हम लोग लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम दोनों वैल्यू। अब तुम लोग का होमवर्क रहेगा बाल्मर सीरीज और पास्टन सीरीज का कैलकुलेट करना, लैम्डा मैक्स और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे हम लोग लाइमन का निकाले ना, शॉर्टेस्ट sir। वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसी तरह तुमको बाल्मर सीरीज का भी निकालना है और पास्टन सीरीज का भी निकालना है। सर ठीक है, तो ये टेस्ट में कर। कहाँ तक आएगा ये? कब है टेस्ट? सर मंडे को ही है। नहीं तो ये सब नहीं आएगा, ये इससे पहले वाला लेक्चर तक। अच्छा ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आएगा और वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बोर्स मॉडल से नहीं आएगा टेस्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक आएगा, और उससे पहले जो पढ़ाए थे। यस सर। ठीक है, तो आप देखो इसमें बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस जितना भी मिलेगा ये प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस अब आराम से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना था, और कुछ कुछ बचा है एक दो चीज वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस बना लेना तुम लोग एनसीईआरटी से भी, और बुकलेट जो मिला है उससे भी ट्राई करो। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस Yes, sir। बुकलेट में मिल जाएगा और एनसीईआरटी में देखोगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो दोनों से ट्राई कर सकते हो आप क्वेश्चंस, आराम से अब बन जाएगा। क्वेश्चंस बनाओ, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, कोई डाउट है Yes, क्या sir। आज? देख लो, सर मुझे किसी को कोई सर डाउट मोल है तो पूछ कॉन्सेप्ट लो। का डाउट क्लास चाहिए। है क्या? सर इसमें नहीं है। हेलो हाँ बोलो। सर, मुझे मोल कॉन्सेप्ट का डाउट क्लास चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट का चाहिए? क्या पूछना है उसमें बताओ क्वेश्चन। सो उसमें जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है ना, सो उस सेक्शन से पूछना था।
बुकलेट का। बुकलेट का। यस सर। अच्छा ठीक है, तो वो क्वेश्चंस कौन कौन सा, कितना क्वेश्चन है? सर शायद 4 है सर एडवांस लेवल में से सर, लास्ट का है। और सर क्वेश्चन बोले अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है टोटल नंबर? सर 4 और 3-4 5 क्वेश्चन होगा है। सर, 4 और ठीक है 5। तो यस सर। उसको डालना ग्रुप पे, टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, यस सर। उस पे सो वो डालना। लाइव डिस्कशन करना था। अच्छा ठीक है, तो तुम क्लास के पहले बोला करो ना। नेक्स्ट क्लास कब लगेगा? सर इससे इस कल बार है तो क्या? रूटीन फिर कल नहीं सर, फिर रूटीन चेंज हो जाएगा ना, पता नहीं। अच्छा नेक्स्ट वीक, अच्छा ठीक है चलो। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा तो पहले ही बोलना, डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, यस क्लास के पहले ही एक बार याद दिला देना, वो डिस्कस कर लेंगे। या फिर क्वेश्चन नंबर भेज दो मेरे को ग्रुप यस पे, सर। पेज नंबर और पेज नंबर के साथ, या फिर क्वेश्चंस खींच के ही भेजो ना। यस सर। फोटो खींच के ही भेज देना ग्रुप पे, और उसको डिस्कस कर लेंगे। जो भी डाउट होगा वो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। और इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी देते हैं तो सर वो पूरा एनर्जी को एक्सेप्ट करके अपना रेडियस क्यों नहीं बड़ा कर लेता है? अगर वो दूसरे सेल में जंप करेगा तो रेडियस तो सर चेंज होगा वैसे ही ही ना। ये बस हाइड्रोजन के लिए होता है ना? हाइड्रोजन के लिए मतलब आप बोले ना कि बस हाइड्रोजन के लिए ये वाला सीरीज एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सिर्फ हाँ हाइड्रोजन, मतलब वही, तो उसमें मतलब एक उस, ही से रहता है ना? हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके शेल में। तो उसका जब एक ही सेल रहता है तो उसको हम लोग जितना एनर्जी दे दे तो वो पूरा एक्सेप्ट करके अपना रेडियस क्यों नहीं बड़ा कर लेता है? नहीं, एक सेल रहने का मतलब नहीं बोल रहे, सेल तो रहेगा ही ऑब्वियसली, सेल तो बहुत सारा रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स एक ही रहता है, मतलब उसमें ही हम लोग अप्लाई करते हैं बोर्स मॉडल। मतलब पहले वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ उसी स्पीसीज शेल है, तभी तो वो सेकंड सेल में जा रहा है या थर्ड सेल में जा रहा है, वही वाला इलेक्ट्रॉन। सेल तो रहेगा अच्छा ही समझ सब। गया। ठीक है, लेकिन यस सर। अप्लाई जो बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन जो होता है ना, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब पहले वाले सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके लिए ही ये सारा कैलकुलेशन किया गया है। जो डेरिवेशन किया गया है ना, वो सारा वैल्यूज जो है सिर्फ एक क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, तब देख रहे हो उसका इंटरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा। अभी देखो हम लोग चार्ज जो था वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का कंसिडर कर रहे थे, यस जितना सर। भी डेरिवेशन किए हैं वहां पे देखोगे चार्ज हम लोग क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का लेके कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाएगा तो वो वैल्यूज भी तो सारा चेंज हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये जितना भी बोर्स मॉडल का डेरिवेशन सारा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन मान के ये सारा डेरिवेशन किया गया। मतलब हाइड्रोजन के लिए ही निकाला गया था और उसको बाद में अप्लाई कर दिया गया बाकी सारे एटम्स के लिए, बट कंडीशन क्या रखा गया? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब उसके फर्स्ट वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो इसके क्वेश्चंस बनाओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो एंड कर रहे हैं, इसको सेंड कर देंगे।